वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। चलिए आज हम अपनी जो आपका न्यू ईयर है, नव वर्ष है, सो वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू जो भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और हमारी तरफ से आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को, ये जो साल रहने वाला है आपका, आई होप जो आपके रेजोल्यूशंस रहते हैं आप अपने रेजोल्यूशंस को लिव अप करेंगे और आपके लिए यह साल हर्ष और उल्लास भरा रहे। इसी उम्मीद के साथ हम आपके साथ हमेशा जुड़े हैं आपकी तैयारी के अंदर, आपकी तैयारी को और स्मूथ और ईज करने के लिए। चलिए आज आपको जैसे थंबनेल सजेस्ट कर रहा है, जो आपकी रहती है मिस्टेक्स जब हम एंशिएंट मिडिवल कल्चर की बात करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। सो आपकी जो आज का क्लास का एक आउटलाइन रहने वाली है वह वैसे रहने वाली है, बट उससे पहले मैं आपके साथ हर बार जुड़ा हूं। इससे पहले मैं आपके साथ सीएपीएफ के लेक्चर्स के साथ जुड़ा, जहां मैंने आपके साथ एंशिएंट मिडिवल कल्चर के ऊपर डिस्कशंस की, मैंने इकोनॉमी के साथ आपके साथ निभाया। और वैसे ही आजकल आपके जो ईपीएफओ ईपीएफसी का जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड है, जो कि आपका फरवरी के मंथ में नोटिफिकेशन आ रही है, उसी के रिगार्डिंग आपके साथ मैं करंट अफेयर्स के साथ, इकोनॉमी के साथ, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के साथ आपके साथ जुड़ता रहा हूं। आज छोटी सी क्लास, थोड़ा सा कुछ टाइम लेते हैं मेरी और आपकी इंट्रोडक्शन के साथ, जहां मैं आपको बताता हूं कि मेरा इस जर्नी जो कि ये एग्जाम प्रिपरेशन की रही है वह कैसी रही है, कहां कहां मैंने गलतियां करी हैं और कहां कहां मैं चाहता हूं कि जो आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो वह गलतियां ना करें और उन गलतियों से, वो मेरी गलतियों से सीख के और अपनी तैयारी को निखारें और वह और अपनी तैयारी में और कारगर साबित होते हुए अपनी मेरिट लिस्ट में अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन को मैक्सिमाइज करें। सो ऑल ऑफ यू नो कि मेरा नाम है आदित्य शर्मा और मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स करी है विद आपकी डिस्टिंक्शन 1 एंड मेरी ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में थी विद डिस्टिंक्शन 1। सो आई हैव बीन इन आर्ट, जो कि ह्यूमैनिटीज रहती है फील्ड, इसमें ऑल सिचुएटेड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, ये मेरे कुछ हार्ड कोर सब्जेक्ट्स रहे हैं जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के अंदर आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए इन चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है जब भी मेरे आपके सामने प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशंस लाइफ की आई हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो ह्यूमैनिटीज का रहा है, बट उससे पहले 11th-12th के अंदर मेरा साइंसेस का था। एंड जो रहता है आपका सिविल सर्विसेज की जर्नी मेरी आज तक रही है, जिसमें मैंने सिविल सर्विसेज हिमाचल, हरियाणा ऐसे एग्जाम्स में मैं अपीयर कर चुका हूं। ठीक है जी। तो ऑल टुगेदर हिस्ट्री जो आपका कंपोनेंट रहता है वो बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि हिस्ट्री से मैं बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं, जो कहानियां रहती हैं, जो आपकी इंस्पिरेशंस देती हैं, जो आपकी गलतियां रहती हैं, ये जो आपके सारे पहलू रहते हैं हिस्ट्री के अंदर, इनको मैंने बहुत अच्छे से जिया है, जो कि मैं एक सही वर्ड आपके लिए फर्ज करूंगा। और इन्हीं गलतियों के अंदर मैंने क्या सही आपकी स्टेप्स लिए, क्या सही स्टेप्स लेते लेते क्या मेरे से भूल हो गई और क्या गलतियां की जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ना करें इस तैयारी के अंदर। तो बहरहाल वापस आते हैं और छोटी सी इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दी अपनी, और आने वाली क्लासेस के अंदर हम और आपके साथ जुड़ेंगे, अपनी गलतियां जो मैंने और की उनके साथ भी मैं आपके साथ आपको कनेक्ट करूंगा, ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर इन सब गलतियों से ऊपर उठे। चलिए आपका जो ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम रहता है उसके अंदर हम पर्टिकुलरली बात करें हिस्ट्री कंपोनेंट की और हिस्ट्री कंपोनेंट को ब्रेक करते हैं, तो आज जो मेरा आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो पर्टिकुलर रहने वाला है, जो कि मैं कंपोनेंट कवर करवाता हूं, दैट इज एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चरल पार्ट ऑफ इंडिया। हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन फेज के अंदर रिलाई करते हैं दूसरे के ऊपर। ठीक है जी। याद रखिए मेंटोर का हमेशा रोल होता है आपको नोट्स प्रोवाइड करना, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपको पाथ प्रोवाइड करना, लेकिन उन नोट्स को समझना, क्लासेस के साथ जुड़ना, पीपीटीज को याद करना, कंटेंट को याद करना, कंटेंट को रिवाइज करना, कंटेंट को प्रैक्टिस सीरीज या टेस्ट सीरीज के थ्रू इंप्लीमेंट करना, वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके लिए आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं टीम से कि आपको कंटेंट हर वक्त टाइम टू टाइम मिले, आपको हर चीज जो भी आपकी सुविधाएं हैं आपको प्रोवाइड हो, वैसे ही आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। मेरी पहली एडवाइस आज की रहती है बच्चों के लिए कि जो भी आपके हिस्ट्री के लिए टारगेट कर रहे हैं कि वो अपने 4 से 6 क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपके ईपीएफओ ईओ और आपकी एपीएफसी एग्जाम में एंशिएंट मिडिवल कल्चर से, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी एनसीईआरटीज से गो थ्रू हो प्रॉपरली, जो कि आपकी 4 एनसीईआरटीज रहती हैं। पहली रहती है क्लास 6 की आपकी पास्ट 1,
क्लास 7 की आपकी मिडिवल इंडिया से रिलेटेड रहती है पार्ट 2, और आपकी क्लास 11 12th की माफ कीजिएगा थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2, प्लस एक रहती है क्लास 11 की एनसीईआरटी जो कि आपकी कल्चर से रिलेटेड है, इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से। तो जो 5 बुक्स रहती हैं आपकी एनसीईआरटी की, ये आपकी बाइबल है। आज मेरे से लिखवा के ले लीजिए, ये बुक्स आपकी बाइबल हैं। अगर आप अपनी फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जब क्लासेस लगा रहे हो, चाहे आप एक क्रैश कोर्स लगा रहे हो, अगर आप उन क्लासेस को अच्छी तरह से रिमेंबर करना चाहते हो, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे प्रॉब्लम ये रहती है कि आपकी जो एंशिएंट मिडिवल कल्चर है वो इतनी डायनेमिक है, इतनी ब्रॉड है कि रिमेम्बरेंस पे क्वेश्चन बन जाता है कि आप उसे रिमेंबर कर सकते हैं आपके, क्योंकि आपके सामने और भी तो कंपोनेंट्स हैं। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है एनसीईआरटीज की, तो आप इन चीजों को और अच्छे और एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रिटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके साथ एक रहती है बुक्स जो कि हमेशा बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, ओल्ड एनसीईआरटीज ऑफ आर.एस. शर्मा एंड आपकी सतीश चंद्र की रहती है आपकी मिडिवल इंडिया। तो अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी से अपनी 2-3 बार गो थ्रू कर चुके हैं, आपके नोट्स बन चुके हैं और आप अपने नोट्स को भी रिवाइज कर चुके हैं, सो माय फ्रेंड्स, माय एडवाइस इज कि आप इन दोनों बुक से गो थ्रू हो और अपने नोट्स को आप और एनरिच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जीएस का नाम ही कभी नहीं सुना है, आपने हिस्ट्री ही कभी नहीं पढ़ी है आज तक, और आप सोच रहे हैं कि आप एनसीईआरटीज, क्लासेस, पीपीटीज और भी कंपोनेंट्स और ये दोनों बुक्स भी कवर कर लेंगे, सो अभी के लिए अगर हम टारगेट करते हैं ईपीएफओ एपीएफसी का 2025 का जून का एग्जाम, सो अभी मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इन 2 बुक्स के ऊपर नहीं जाएं। इस वक्त आपके लिए रहेगा कि आप क्लासेस लगाएं, क्लासेस के दे दी हुई पीपीटी, साथ में दिए गए पीडीएफ अटैच, प्लस आपकी एनसीईआरटी जो आपने पढ़नी है आपके कंपोनेंट स्टार्ट होने से पहले, वह आपके ये 2-3 सोर्सेज रहने वाले हैं क्वेश्चंस के या आपकी अंडरस्टैंडिंग के, प्लस आपकी जो रहती है क्या आपकी टेस्ट सीरीज जिसमें आपकी मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है जी। तो हमेशा याद रखिए कि एनसीईआरटी जो मेरा पहला मैसेज है, जो कि फाउंडेशन रहती हैं आपकी हिस्ट्री की, तो आपकी बहुत ज्यादा वो होनी चाहिए क्लियर। देखिए, मैंने पहले किसके ऊपर बात की आपसे, पहले मैंने बात की आपसे ऊपर कि आपकी एनसीईआरटी आपकी फाउंडेशन होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपके सामने बात की, जो कि मैंने आपको 2 बुक्स के नाम बताए, जो कि 2 स्टैंडर्ड बुक्स आपके सामने गिवन है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है और आपके फाउंडेशंस और आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट है, स्टेट सिविल सर्विसेज का एस्पायरेंट है और वो आपका तैयारी कर रहा है या कर रही है, तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटीज वो पहले से बहुत टाइम पढ़ चुका होगा, नोट्स बने होंगे, तो वो आपकी फिर से सतीश चंद्र और आपकी आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी बुक्स हैं जितनी पढ़ें उतनी कम रहती हैं, क्योंकि हर बार आपको नया डाटा, हर बार आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा आपको चेंज होते हुए देखने को मिलती है। अब एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जो कि बहुत सारे बच्चों ने फर्ज किया होगा, इररेलेवेंट। मतलब कि अब इररेलेवेंट से याद रखना कि इररेलेवेंट चीजें पढ़ना। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने अच्छा यार अशोका के बारे में आज हमने पढ़ा, तो अशोका के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं बोलूंगा यार अशोका एक ऐसा राजा जिसने अपने इतने भाइयों को मारा, है ना, अशोका एक ऐसा राजा था जिसने बुद्धिज्म में एम्ब्रेस किया, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसका एम्पायर आपका नहीं उसके बाद रिवाइव करता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, उसका बेटा जो जाता है श्रीलंका की तरफ उसके मैसेजेस लेके, और मैं आपको आर्ट एंड कल्चर देखता हूँ, फिर हम क्या करते हैं, हमें एक्साइटमेंट होती है अपने अंदर बहुत ज्यादा कि हम और पढ़ना चाहते हैं, हम और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो और पढ़ने के चक्रों में हम आपके सिलेबस से कहां पहुंच जाते हैं, इररेलेवेंट स्टफ के ऊपर। इररेलेवेंट वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे तो जरूरी ही नहीं है। वही बात है चैनलाइज करना इन सब चीजों को, जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, फिलहाल आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उनको भी पढ़ें, इसलिए आपका सही आपका पाथ फॉलो करने के लिए, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए आपको अपने सिलेबस के अंदर ही रहना है,
जो कि आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, कि उनकी हिस्ट्री एक ऐसी चीज है, कहानियां हमें अट्रैक्ट करती हैं और जो अलग अलग बातें होती हैं उसके ऊपर हमें वो भी अट्रैक्ट करती हैं, सुनना चाहते हैं हम उनको, लेकिन हम ऑल टुगेदर लैंड करते हैं, अपना ही टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और मैंने अपने आसपास जो मेरे फ्रेंड्स थे या जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं उन्होंने भी फेस किया है, कि हम इररिलेवेंट चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जब हिस्ट्री कंपोनेंट को पर्टिकुलरली डिटेल में पढ़ते हैं। तो चाहे आपको इससे प्यार हो रहा है, सो कोई बात नहीं, हिस्ट्री तो एक ऐसी चीज है, आपको अगर अपनी कल्चर और अपनी हेरिटेज से प्यार नहीं तो आपको किस चीज से प्यार है, लेकिन वो एक्सेसिव लव में आप अपना ही खुद की तबाही ना करें, ये हमेशा आप याद रखिएगा। सो आपकी पहली बात क्या की, जो मैंने बात की एनसीईआरटी फाउंडेशंस के ऊपर, दूसरी बात की जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स की बात की, तीसरी बात की जो कि मैंने बात की इररिलेवेंट स्टफ के ऊपर, चौथी बात आती है जो कि आपकी बड़ी आजकल फेमस हो रखी है, कि इसको जो आपका हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं या आपके एंशिएंट मिडिवल के जो भी पर्टिकुलरली क्वेश्चंस रहते हैं उनको प्रिडिक्ट करना आजकल मुश्किल हो गया है ना। सो बेसिकली बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार क्या एंशिएंट मिडिवल कल्चर इंडिया पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये तो प्रिडिक्ट ही नहीं हो सकती, 4 में से एक क्वेश्चन तरह निकलेगा और इतनी सारी तो एनसीईआरटीज भी फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करेगा, नोट्स भी फॉलो करेगा, लेक्चर्स भी लगाएगा, इतना सारा तामझाम भी खोलेगा, आने 5-6 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन है, उसमें से 4-5 उधर से होने ही नहीं है। अब ये अगर आपकी साइकी बन रही है, अगर आप इस इन्फ्लुएंस के अंदर आ रहे हैं तो आप चढ़ रहे हैं रॉन्ग ट्रेन के अंदर, ठीक है जी। नो डाउट इस एग्जाम के अंदर आपका जो नॉन जीएस का पार्ट है वो एक मेजर चंक कवर करता है, लेकिन जो आपकी गेम प्ले आती है, जो जीएस के टॉपिक्स रहते हैं वह भी बहुत ज्यादा अनिवार्य रहते हैं, क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर, पॉइंट पॉइंट नंबरों के ऊपर आपकी पूरी मेरिट चेंज हो सकती है। ये आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। प्रिडिक्ट करने की बात ऐसा है कि हाँ पिछले सालों से आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप एपीएफसी ईपीएफओ का एग्जाम उठा के देखिए पिछले साल का एज कंपेरेटिव टू 2017-21 या उससे पहले का, हिस्ट्री का डायनेमिक्स बड़े हैं, हिस्ट्री का जो स्तर हुआ है कॉम्पिटिटिवनेस का या इंटेंसिटी ऑफ क्वेश्चंस का वो बड़ा है। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आज के टाइम पे सबके पास आ रही है, गाइडेंस सब ले रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम बढ़ रहे हैं, सो जो आपकी बॉडी कमीशन एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो भी तो इस लेवल का, स्तर का जो आपका इंटेंसिटी है वो भी तो वो बढ़ाएगी, क्या वो उतना ही स्टैग्नेंट रहेगी। तो इसलिए आपका अगर लेवल बढ़ेगा, इसके ऊपर आपको बैड या आपकी गलत इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आना है कि ये प्रिडिक्टेड नहीं है। देखिए प्रिडिक्ट तो आप लेबर लॉस के क्वेश्चन भी, इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट्स या थोड़े बहुत मेंटोर्स आपके जो करंट के रहते हैं उस पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अरे यार ये तो आपको हॉट टॉपिक चल रहा है, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या इस टॉपिक के ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं होती है। सो चाहे वो जीएस है वो चाहे नॉन जीएस है, किसी भी ऊपर भी क्वेश्चन आपका जो कि है क्या कहते हैं प्रिडिक्शन करना, वो अटर फेलियर्स है, वो बस और बस स्कैम्स है, कि जो कि अट्रैक्शंस वो आपकी लेना चाहते हैं अपने ऊपर, ठीक है जी। सो आपका ये जो प्रिडिक्शन का जो आपके अंदर मिथ है, आप इसको निकालने, काम आपका होना चाहिए, तैयारी करने का काम होना चाहिए आपका, पढ़ने का, और काम होना चाहिए हमेशा याद रखना, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, क्या आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन से जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप माइंड सेट समझें इसका, एग्जामिनर का। अब एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे समझोगे, वो आएगा आपका टीवाईक्यू से। अब वो सिर्फ ईपीएफओ ईपीएफसी की नहीं होनी चाहिए, जो यूपीएससी आपका चाहे सीडीएस का करवा रहा है, चाहे सीएपीएफ का करवा रहा है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का करवा रहा है, ये आपके, और ईपीएफओ ईपीएफसी तो मस्त है ना जी। तो ये आपके जो पेपर्स रहते हैं ये आपके रडार में होने चाहिए अपनी प्रिपरेशन करते हुए, कि आपके कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हिस्ट्री के जो एमसीक्यूज आ रहे हैं। सो आपका इन पिछले, अगर आप 10 सालों का भी पेपर उठाएंगे या 15 सालों का, अगर आपके पास पूरा टाइम है, तो आप अपने इन क्वेश्चन से एग्जामिनर की साइकी को समझ सकते हैं कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर क्या साइट से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, या वो उसके रिवर्स के ऊपर क्या कौन सी साइट बनती है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या फोर्स्ड लेबर के ऊपर गुप्ता के टाइम पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, या कृष्णदेवराय या इंपीरियल चोलास के ऊपर, या आपका गुप्ता से, या आपका दिल्ली सल्तनत के ऊपर, किसके ऊपर क्वेश्चन देखने को बन रहा है। अगर आप वो समझ पा रहे हैं तो आप ऑल टुगेदर माइंडसेट समझ पा रहे हैं। याद रखिए आज के टाइम पे प्रिपरेशन है, स्मार्ट वर्क है, लेकिन इस प्रिपरेशन के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए,
आपके पास इस वक्त सबसे ज्यादा जो डिमांड में है दैट इज मेच्योरिटी। अब याद रखना, मेच्योरिटी कभी भी एज से नहीं आती है। बहुत गलत ये आपकी थिंकिंग होगी अगर आप सोच रहे एज से मेच्योरिटी आती है। अगर आप सही तरीके से तैयारी, नोट्स, क्लास लेक्चर्स, गाइडेंस, एडवाइस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉडल पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके अंदर मेच्योरिटी आप खुद पा सकते हैं इस तैयारी के लिए। ठीक है जी। सो जो बात रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो बात रहती है मॉडल पेपर्स मैच्योरिटी की, वो यहां से आती है। जो प्रेडिक्शंस रहती हैं, जो रहती हैं कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इनको आज अपने दिमाग से निकाल लो। आज अपने दिमाग में बात रखो कि कैसे मुझे एनसीईआरटीज पहले पढ़नी है, कि अगर मैं लेक्चर्स लगाने लगा हूं पहले मेरी एनसीईआरटीज मुझे समझी चाहिए, क्योंकि बेसिक बुक से हम सब पढ़ के आए हैं। ठीक है जी। एनसीईआरटीज स्टैंडर्ड बुक्स में साथ साथ में पढ़ूंगा जब मैं उस टॉपिक को पढ़ रहा हूं। और याद रखिएगा हमेशा कि आपके जो नोट्स रहते हैं वो हमेशा आपके, एक मिनट जी, हाँ जी, तो जो आपके नोट्स रहते हैं वो हमेशा वन, अब वन से याद रखना हमेशा एक जगह होनी चाहिए आपके नोट्स। अगर आप एनसीईआरटीज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जोड़ रहे हैं अपने क्लास नोट्स के अंदर, अगर आप स्टैंडर्ड बुक से आप अपनी नोट्स जोड़ रहे हैं, तो वो हमेशा वन 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 वन, उंगली याद रखना, वन, एक जगह आपकी होनी चाहिए नोट्स कंस्ट्रक्टिफाइड एक जगह। और ये नहीं है कि गुप्तास पढ़ रहे हैं या चलुक्यास पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के पॉइंट्स डाले हुए हैं उसके अंदर। अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं तो उसी के फैक्ट्स दिखने चाहिए। अगर बात कर रहे हैं आपकी किसकी, सुंगास की डायनेस्टी के, तो सुंगास की डायनेस्टी के एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी से या आपके स्टैंडर्ड बुक से मिले, या आपको पीपीटीज, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ से मिले हैं, या आपको कोई टेस्ट लगाते हुए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले हैं, तो वो वहां जोड़ने हैं। इसलिए आपके जो नोट्स होने चाहिए वो वन, मतलब यूनिफाइड होने चाहिए आपके नोट्स। तो ठीक है जी। सो जो नोट्स की बात की वो कुछ ऐसी रही। क्वेश्चंस कैसे रहने चाहिए वो मैंने आपसे डिस्कस किया। सोर्सेस क्या रहते हैं वो मैंने बताया। माइंडसेट क्या रहता है, बात क्या मैंने की थी, क्या इररिलेवेंट स्टफ की, जो कि आपको देखने को मिलता है कि हम कैसे इमोशनली कैसे अपने डिसीजन गलत लैंड अप करते हैं, और हम लैंड अप करते हैं अपना ही खुद का टाइम वेस्ट करते हुए। सो आई होप आप वैसी चीजें रिपीट ना करें। और जो मैंने गलतियां की, कभी कभी इमोशनल डिसीजन गलत लेके, कभी कभी किसी और के ऊपर अपनी ज्यादा डिपेंडेंसी बनाते हुए, तो आप खुद को ही तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए ये जो एग्जाम है, आप क्या कर रहे हैं, ऑल टुगेदर आप एपीएफसी बन रहे हैं, जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, अकाउंट्स ऑफिसर की, एनफोर्समेंट ऑफिसर की, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी पूरे डिपार्टमेंट की, है ना जी। तो ऐसा तो होगा नहीं जी एक दिन जी आप जी पेपर सिलेक्ट हुआ आपका, आपने इंटरव्यू दी और अब आप एकदम से सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए और अब आप एकदम से एम्पावर्ड हैं और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियरल चेंज जो आता है वो अभी से आता है, प्रिपरेशन फेज से ही आता है, जहां अपने एक्शंस के लिए, अपने डिसीजंस के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल बने। आप किसी और के ऊपर अपनी बागडोर ना सौंपे। जो बागडोर अपनी दूसरों के ऊपर सौंपते हैं वो हमेशा ही खुद अपने आप को लैंड अप करते हैं डेवस्टेशन के लिए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के लिए। तो इस प्रिपरेशन फेज में जो आपका गाइड होता है, मेंटोर होता है, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए है। अगर आपके डाउट्स हैं, आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है, आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है, तो वो तैयारी को, उन चीजों को ईज करिए, उन चीजों को फैसिलिटेट करवाइए और आप अपनी तैयारी को निखारे, ना कि किसी और के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बनाते हुए। ठीक है जी। क्या बात की थी इससे पहले हमने, इररेलेवेंट, और क्या बात की थी हमने, एनसीईआरटी, और साथ में अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं और आपकी नोट्स बन रखे हैं, क्लासेस हमने लगा रखे, तो स्टैंडर्ड बुक्स। और क्या बात की थी हमने कि आप क्या ना करें, जो बात करते हैं कि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, जो हमने एक मिथ बना के रखा है, ऐसे मिथ में ना जिए। ठीक है जी। तो एनसीईआरटीज और आपकी बात की स्टैंडर्ड बुक्स की, और क्या बात की थी मैंने, मेच्योरिटी की, और क्या बात की थी मैंने, यूनिफाइड, मतलब सिंगल आपके वन नोट्स होने चाहिए, एक ही जगह होने चाहिए। तो जब ये सारी चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे
तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो आप चल रहे हैं अपनी खुद की सक्सेसफुल करियर की तरफ, टू बी पर्टिकुलर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द एंशिएंट मिडिवल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो आज नया साल का पहला दिन है, तो आई होप जो आज की क्लास रही होगी आपके लिए कुछ फ्रूटफुल रही होगी। आपने कुछ चीजें सीखी होंगी, आपने कुछ चीजें समझी होंगी, और आपने कुछ चीजें अपने तैयारी के अंदर आने वाले साल में, आने वाले वक्त में, आने वाले प्रिपरेशन फेज के अंदर आप वह गलतियां रिपीट ना करेंगे, या अगर आपको एक गाइडलाइंस दिखती हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, इसी के साथ आज की क्लास को मैं कॉल ऑफ करूंगा। सो आई होप आज की क्लास आपके लिए सही रही होगी, एक सही तरीके से आपको एक एनालाइजिंग के साथ साथ, जो एनालाइजिंग रहता है नेचर, उसके साथ साथ आपने आपकी जो माइंड सेट है, जो आपको सोचने का नजरिया, आपने उसको कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश जरूर की होगी, और अगर नहीं करी है सो आप जरूर इस वीडियो को सही तरीके से, सही इसका मैसेज लेके चलें, और आपका जो भी रिलेटेड रहता है डाउट बैच के रिगार्डिंग, जो कि हमारा भी चल रहा है, नीचे गिवन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कोई भी बैच के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, टाइमिंग्स के रिगार्डिंग, बैच जो हमारा ऑलरेडी ईपीएफओ ईपीएफसी का 25 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, क्रिसमस की ईव पे लास्ट ईयर। सो आप अपने लिए सीट बुक करें, और जो आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं, अगर वो इंग्लिश के हैं, तो आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, और आपका 2 जनवरी से, कल से ही आपका हिस्ट्री का कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, जहां मैं आपके साथ जुड़ूंगा पहले दिन आपकी स्टोन एजेस के साथ और आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। हम कल जुड़ेंगे शाम को 5:30 बजे जूम के ऊपर। सो आई होप आप अपनी तैयारी को निखारें, आप अपने संकल्प में ऊपर जिए, और आप अपने संकल्प के साथ साथ अपने समाज की बढ़ोतरी के लिए काम करें। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, और इस साल आपके लिए एक बहुत अच्छा साल रहे। धन्यवाद। जय हिंद।